युद्ध एक ऐसा शब्द जिसके नाम से ही आंखों में तबाही के मंजर नजर आने लगते हैं। सिर्फ बम, गोली, धमाके और चारों तरफ फैली बर्बादी के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। लेकिन आज हम जिस युद्ध के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस युद्ध में ना तो गोली चली ना ही धमाके हुए। ये युद्ध विचारों का था। हाँ, ये बात जरूर है कि विचारों के इस युद्ध ने कई देशों को बर्बाद कर दिया, उनके टुकड़े कर दिए और ये युद्ध जाना गया कोल्ड वॉर के नाम से। इस युद्ध में एक तरफ था यूएसएसआर और दूसरी तरफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आखिर क्या था ये कोल्ड वॉर और क्यों इस युद्ध को इतिहास के सबसे खतरनाक युद्ध के तौर पर देखा जाता है? वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के साथ ही कई बड़े यूरोपियन साम्राज्य डूब गए और उदय हुआ वर्ल्ड के 2 सुपर पावर्स का। इनमें से एक था यूएसएसआर और दूसरा द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भले ही विश्व युद्ध के दौरान दोनों देश एलाइज रहे हो, लेकिन युद्ध समाप्ति के तुरंत बाद इन दोनों देशों के बीच एक नया युद्ध ठन गया था। ये युद्ध था विचारों का और इकोनॉमिक पॉलिसीज का। एक तरफ यूएसएसआर पूरी दुनिया में कम्युनिज्म को बढ़ावा देना चाहता था, वहीं दूसरी ओर अमेरिका का एकमात्र मकसद था कि कैपिटलिज्म का बोलबाला विश्व के हर देश में हो। इन दोनों देशों के इस आपसी रंजिश में इनका अपना तो कुछ खास नहीं गया, लेकिन एशिया समेत विश्व के कई देशों को इस वॉर का खामियाजा भुगतना पड़ा। इस युद्ध में कभी भी अमेरिका और यूएसएसआर एक दूसरे के खिलाफ हथियार लेकर युद्ध में आमने सामने नहीं उतरे, लेकिन विचारों के युद्ध की वजह से इस युद्ध को कोल्ड वॉर का नाम दिया गया। 1930 में जोसेफ स्टालिन ने यूएसएसआर की सत्ता अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद नवंबर 1933 में अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सोवियत के साथ अपने रिश्तों को सही करना चाहा, जिसके लिए उन्होंने एम्बेसडर विलियम ब्यूलेट को मॉस्को भेजा। लेकिन उनका ये एक्सपीरियंस मॉस्को को लेकर अच्छा नहीं रहा, जिसके बाद यूएस और सोवियत के रिश्तों में दरार कायम हो गया। इसी समय में यूएसएसआर कई देशों पर लगातार इन्वेजन करते हुए अपनी टेरिटरी को बढ़ा रहा था और साथ ही साथ अपने फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, जिसकी वजह से यूएस को सोवियत से खतरा महसूस होने लगा। 1940 सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय चल रहा था और इस वक्त 3 सबसे ताकतवर देश यूएस, ब्रिटेन और यूएसएसआर ने एक अलायंस बनाई, जिसके कारण हिटलर को हार का सामना करना पड़ा। 1945 में वॉर खत्म होने के बाद अलायंस अभी भी मौजूद थी, पर अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने सोवियत प्रीमियर जोसेफ स्टालिन को कॉन्फ्रेंस से बेखबर रखते हुए लोगों के बीच एक न्यूज शेयर की, जहां उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स के सक्सेसफुल टेस्टिंग की अनाउंसमेंट की। कुछ हफ्तों के अंदर अगस्त 1945 में यूएस ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिराए और जापान को हार मानना पड़ा। स्टालिन को अमेरिका के एटॉमिक प्रोजेक्ट की जानकारी पहले से ही थी, इसलिए जब उसने सुना कि हिरोशिमा पर एटम बॉम्ब गिराया गया है, तो उसने इस न्यूज पर बहुत एहतियात बरतते हुए रिएक्ट किया। स्टालिन ने यूएस के एटॉमिक बॉम्बिंग पर रिएक्ट करते हुए इसे मानवता के खिलाफ बताया था। उसका ये भी कहना था कि अब अमेरिका अपने एटम बॉम्ब का प्रयोग यूएसएसआर के खिलाफ भी करेगा। हालांकि उनका ये डर वाजिब भी था, क्योंकि यूएस के पास अब एटॉमिक बॉम्ब था, जिससे सोवियत को यह डर हो गया कि यूएस इस बात का एडवांटेज जरूर उठाएगा। इसलिए अब यूएसएसआर भी अपना एटॉमिक बॉम्ब बनाने की जद्दोजहद में जुड़ गया और फाइनली 1949 में अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब की टेस्टिंग भी कर ली। लगातार हुए 2 विश्व युद्ध के कारण दुनिया भर के सारे देशों की हालत काफी खराब थी। ऐसे में अमेरिका और सोवियत दुनिया के सबसे ताकतवर देश बनकर सामने आए। इसके बाद दोनों में सबसे ताकतवर बनने की होड़ शुरू हुई और साथ ही शुरू हो गया कोल्ड वॉर। इतना ही नहीं, 1945 में हुए पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस के दौरान पोलैंड के बाउंड्री को लेकर सोवियत नाराज था, जो कोल्ड वॉर के कई कारणों में से एक बना। कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को पूरे दुनिया भर में फैलने से रोकने पर उठाए जा रहे अमेरिका के कदम को लेकर सोवियत यूनियन लीडर जोसेफ स्टालिन ने इसे आने वाले वॉर का इशारा समझा। जैसा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने ऑलरेडी मार्शल प्लान को बनाकर दुनिया के सभी देशों को कम्युनिज्म से बचाने का प्लेज ले लिया था, वैसे ही यूएसएसआर ने भी द कॉमन फॉर्म को पेश करके अमेरिकन डॉलर इकोनॉमिक सिस्टम को क्रिटिसाइज किया और कम्युनिस्ट कंट्रीज को कैपिटलिज्म से बचाने के लिए अपना सपोर्ट दिखाया। इतना ही नहीं, अमेरिका के बढ़ते इन्फ्लुएंस के चलते
यूएसएसआर ने यूरोप को पॉलिटिकल बाउंड्री में बांट दिया और इसका नाम रखा आयरन कर्टेन। ये दीवार यूरोप को सीधे दो भागों में बांटती थी। एक तरफ था यूएसएसआर सपोर्टेड ईस्टर्न यूरोप और दूसरी तरफ था वेस्टर्न यूरोप, जो कि कैपिटलिज्म से इन्फ्लुएंस था। इसी दौरान बर्लिन वॉल भी बनाया गया था, जिसके टूटने के बाद इसे कोल्ड वॉर के मेमोरियल के तौर पर देखा जाता है। इस लड़ाई के दौरान दोनों में से किसी देश ने भी दूसरे के खिलाफ डायरेक्ट वॉर घोषित नहीं किया, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि दोनों के पास एटॉमिक बॉम्ब की क्षमता थी, जिससे वो एक दूसरे को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे। इसी वजह से ये पहली युद्ध बनी जहां वेपन्स का इस्तेमाल बेहद कम देखने को मिला। वर्ल्ड वॉर 2 के अंत के साथ ही स्टालिन की लीडरशिप में कम्युनिज्म पूरे यूरोप में फैलता जा रहा था। छोटे देशों को मिलाकर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का दौर शुरू हो चुका था और ये सबसे पहले यूरोप से शुरू हुआ था, जहां वेस्टर्न यूरोप के अधिकतर कंट्रीज यूएस से मिल गए, वहीं ईस्टर्न यूरोप के अधिकतर कंट्रीज यूएसएसआर के साथ हो गए और इसीलिए इसे आगे चलकर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अलायंस का नाम दिया गया। स्टालिन के जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया था कम्युनिज्म को बढ़ावा देना। दूसरी ओर अमेरिका भी कैपिटलिज्म को एग्रेसिवली बढ़ावा दे रहा था। इसी बीच यूरोप के देश अपना अपना अलाइनमेंट देख रहे थे, लेकिन बर्लिन के हालात अलग थे, क्योंकि जर्मनी सोवियत ऑक्यूपाइड जोन और अमेरिकन ऑक्यूपाइड जोन में बटा हुआ था। बर्लिन उन दिनों वेस्टर्न और ईस्टर्न बर्लिन में बंटकर जर्मनी को डिवाइड करता था। ऐसे में जर्मनी पर अपना पूरा इन्फ्लुएंस करने के लिए स्टालिन ने 1948 में वेस्टर्न बर्लिन को जोड़ने वाले सारे एयरलाइंस, रोडवेज और कैनाल्स को बंद कर दिया, ताकि वहां के लोग झुक जाए। ऐसे में वेस्टर्न बर्लिन को मदद पहुंचाने के लिए अमेरिका ने एयरक्राफ्ट्स का सहारा लिया और लगभग 1 साल तक कार्गोस के जरिए अपने एलाइज को मदद पहुंचाई। अमेरिका के इस एक्ट को बर्लिन एयरलिफ्ट का नाम दिया गया। हालांकि इस तरह बर्लिन स्टारवेशन से तो बच गया, लेकिन पूरा यूरोप इस एक्ट के बाद युद्ध के कगार पर आ गया। इस एक्ट के बाद कोल्ड वॉर ने एक अलग लहर पकड़ ली। अप्रैल 1949 में नेटो बनाया गया। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न यूरोप के अधिकतर देश शामिल थे। इस ऑर्गेनाइजेशन ने यह अनाउंस किया कि नेटो के आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग कोई भी देश अगर नेटो मेंबर्स पर अटैक करता है तो बाकी के सारे देश मिलकर उससे लड़ेंगे। नेटो के इस तरह के प्लेज ने कोल्ड वॉर को और हवा दे दी। कोल्ड वॉर की सरगर्मी के बीचों बीच अब एशियन देश भी झुलसते जा रहे थे। ऐसी स्थिति कोरिया में भी बनी, जब कोरिया में भी अमेरिका और यूएसएसआर ने अपना अपना वर्चस्व बना लिया। ऐसे में नॉर्थ कोरिया कम्युनिज्म के सपोर्ट से फॉर्म हुआ और वही साउथ कोरिया अमेरिकन कैपिटलिज्म से प्रभावित होकर अपना देश बना लिया। ऐसे में कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म विचारधारा के बीच की लड़ाई कोरिया में भी हुई, जिसमें हार जीत किसी की नहीं हुई, लेकिन कोरिया के लाखों लोगों की जान जरूर चली गई। इस युद्ध में नॉर्थ कोरिया को स्टालिन और माओ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, वही साउथ कोरिया का सपोर्ट यूएसए कर रहा था। दोनों यही चाहते थे कि पूरे कोरिया पर उनका अकेला राज हो। 1950 से लेकर 1953 तक कोरियन वॉर हुई, जहां नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक दूसरे को इन्वेड करने के लिए लड़ रहे थे, जिस वजह से लाखों लोग मारे गए और दोनों देशों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। कुछ समय बाद सोवियत ने भी ईस्टर्न अलायंस बनाया, जिसे वॉर्सो ट्रीटी का नाम दिया गया। इसे 1955 में नेटो के अगेंस्ट बनाया गया था। इन सुपर पावर्स की लड़ाई का सेंटर हमेशा यूरोप बना रहा। दोनों ही देशों ने इन छोटे कंट्रीज को अपने साथ लाने के लिए दिमाग और ताकत का इस्तेमाल किया। जहां एक तरफ सोवियत ने ईस्टर्न यूरोप के देशों पर अपना कब्जा किया, वहीं दूसरी ओर यूएस ने गठबंधन का नाम लेकर सीएटो यानी साउथ ईस्टर्न एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंटो यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई। अमेरिका को ऐसा करते देख सोवियत ने चाइना, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम और इराक से अच्छे रिलेशंस बनाए। ऐसा करने के पीछे ये दोनों सुपर पावर्स का भी अपना फायदा था। जैसे अरेबियन कंट्रीज लाइक कुवैत, सऊदी अरेबिया और इराक में काफी भारी मात्रा में तेल और नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जो इन्हें इकोनॉमिकली मजबूत कर सकता था। वही अपने आर्मी को पूरी दुनिया में रखने के लिए इन कंट्रीज को छोटे देशों का सहारा लेना पड़ता था। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर ऐसे कई सिचुएशन बनी जब दोनों ही देश आमने सामने आ गए। इस वॉर के दौरान कई सारी लड़ाइयां लड़ी गई।
जैसे 1950 से लेकर 1953 तक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में हुई कोरियन वॉर, 1958 से लेकर 1962 तक बर्लिन वॉर, 1960 कॉन्गो वॉर और फिर वियतनाम वॉर जैसी और भी कई लड़ाइयां हुई जिसमें दोनों ही देश एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े थे। दोनों ही देशों ने एक दूसरे को मिसाइल की ताकत से डराने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ, जिससे दोनों ही कंट्रीज में वॉर का माहौल बनने लगा क्योंकि यूएस ने सोवियत की मिसाइल बेस को क्यूबा में देखा जो फ्लोरिडा से 90 माइल की दूरी पर थी और अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने इन मिसाइल्स को हटाने की मांग करते हुए सोवियत के इस बर्ताव को न्यूक्लियर स्ट्राइक का इशारा मान रहे थे। इस बात की गंभीरता को समझते हुए सोवियत और यूनाइटेड स्टेट्स में एक अग्रीमेंट हुआ जिसके अकॉर्डिंग यूएसएसआर ने अपने वेपन्स क्यूबा से हटा लिए, बदले में अमेरिका ने क्यूबा पर इन्वेड नहीं किया। अब बात इन दोनों देशों को अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी थी कि न्यूक्लियर वेपन्स के नाम पर थ्रेट देना कोई समझदारी की बात नहीं थी। इसीलिए उन्होंने 1960 में 3 ट्रीटीज पर साइन किए, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। इसके बाद आने वाली कई सालों तक अलग अलग ट्रीटीज पर साइन किए गए जिससे न्यूक्लियर वेपन्स जैसे भयानक हथियारों का इस्तेमाल ये कंट्रीज ना कर पाए। एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी LTBT 10 अक्टूबर 1963 को मॉस्को में हुआ, जहां अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन ने इस ट्रीटी पर साइन किया था। इसके अकॉर्डिंग ऐसी कोई बॉम्ब टेस्टिंग जिसका असर एनवायरनमेंट पर पड़े उसे बंद कर दिया जाए। सेकंड NPT ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इस ट्रीटी पर 1 जुलाई 1968 को लंदन, वॉशिंगटन और मॉस्को में साइन किया गया, लेकिन इसे लागू 1970 से किया गया और 1995 से इसे अनंत काल के लिए लागू कर दिया गया। इस ट्रीटी के मुताबिक वो सारे देश जो 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार रख रहे थे, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, इन्हें एटॉमिक वेपन्स रखने की इजाजत देता है और बाकी देशों को इन वेपन्स को हासिल करने से रोकता है। थर्ड वॉज स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स SALT I। इसकी स्टार्टिंग नवंबर 1969 से हुई, जहां सोवियत यूनियन के लीडर लियोनिड ब्रेजनेव और अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने 26 मई 1972 को मॉस्को में 2 अग्रीमेंट्स पर साइन किए। पहला एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM ट्रीटी और दूसरा लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिकली लीथल वेपन्स पर समझौता, और इन दोनों को 3 अक्टूबर 1972 से लागू कर दिया गया। फोर्थ स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स SALT II। इसे नवंबर 1972 में शुरू किया गया, जहां अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर एंड USSR लीडर लियोनिड ब्रेजनेव ने वियना में 18 जून 1979 को लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिकली लीथल वेपन्स के दूसरे एग्रीमेंट पर साइन किए। कोल्ड वॉर सिर्फ इकोनॉमिक फ्रंट पर नहीं लड़ी जा रही थी, बल्कि USSR और USA के एक दूसरे से हर मामले में खुद को बेहतर साबित करने की होड़ में लगे थे। ऐसे में बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और स्पेस रेस में वो कैसे पीछे रह सकते थे। 1957 में USSR ने स्पुतनिक 1, जो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी, उसे लॉन्च किया, जो कि पहला मैन मेड सैटेलाइट था। ऑफ कोर्स USSR इसे स्पेस कॉन्कर करने का ताज मान रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोवियत यूनियन ने अपना पहला मैन मेड सैटेलाइट जो स्पेस में सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। अब अमेरिका ने इसे स्पेस साइंस डेवलपमेंट के तौर पर नहीं, बल्कि वेपन एडवांसमेंट के तौर पर देखा। दोनों ही देश अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सर्विलेंस डिवाइस और मजबूत वेपन्स बनाने की होड़ में लग गए, ताकि वक्त आने पर या वॉर के कंडीशन में कोई एक देश अपने स्पेस सैटेलाइट का यूज करके दूसरे पर भारी ना पड़े। USSR के सैटेलाइट लॉन्च के बाद USA को लगने लगा कि USSR बैलिस्टिक मिसाइल्स में USA से काफी एडवांस हो चुका है, और अगर USSR कभी भी USA पर हमला करता है तो USA बिल्कुल कमजोर पड़ सकता है। इस तरह से व्यूज ने उन दिनों मिसाइल गैप थ्योरी को जन्म दिया था। हालांकि USA तब भी USSR से मिसाइल्स के मामले में काफी आगे था, लेकिन इस स्पेस टर्न्ड आर्म्स वॉर ने USSR और USA को अधिक से अधिक हथियार बनाने के लिए मजबूर कर दिया। 1960s आते तक दोनों अपने डिफेंस के लिए हजारों वॉरहेड्स बना चुके थे।
इसके बाद 1962 में यूएसएसआर ने अपने वॉरहेड्स क्यूबा में प्लेस कर दिए, जिनकी जानकारी अमेरिकन इंटेलिजेंस को मिली, और इस तरह क्यूबा से इन सारे हथियारों को हटाया गया। क्योंकि क्यूबा में मिसाइल मिलने के बाद से यूएसए और यूएसएसआर के बीच काफी टेंशन क्रिएट हो गई थी, लेकिन यह समझौता शांति से हो गया और इसका नाम दिया गया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जो कि आर्म्ड रेस का ही बाय प्रोडक्ट था। जल्दी ही 1969 में यूएस ने पूरी दुनिया में अपना नाम अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बदौलत रोशन किया, जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा, जिसके साथ ही अमेरिका ने स्पेस में अपनी जीत को मानते हुए स्पेस रेस को खत्म किया। कोल्ड वॉर अब भी जारी था। दोनों ही देश वेपन्स की प्रोडक्शन भारी मात्रा में कर रहे थे एंड इसे सीक्रेटली सप्लाई कर रहे थे। कहीं ना कहीं दोनों ही देशों के मन में ये डाउट अभी भी थी कि आने वाले समय में ये वॉर हथियारों से करनी पड़ सकती है, जिस वजह से 1980 तक दोनों देशों में न्यूक्लियर वेपन्स की गिनती हजारों में हो गई। जहां यूनाइटेड स्टेट्स के पास करीबन 23,000 न्यूक्लियर हथियार थे, वहीं यूएसएसआर के पास 39,000 थे। इस कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया ने भी बेहद इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। नॉन अलाइंड मूवमेंट के लीडर होने के नाते भारत ने कई न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज को सुपर पावर्स के हाथों में जाने से रोका और खुद को भी दोनों देशों के विवाद से दूर रखा। इंडिया ने अपने डिप्लोमैट्स और मिनिस्टर्स का इस्तेमाल इस वॉर के समय सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए मीडिएटर के रूप में काम किया, जिसका एक एग्जाम्पल 1950 में हुए कोरियन वॉर के दौरान देखा गया। इस वॉर का पहला असर बायपोलैरिटी के फेस में देखने को मिला, जहां दुनिया भर के कई देश दो हिस्सों में बट गए। एक हिस्सा कैपिटलिस्ट अमेरिका का था, वही दूसरा हिस्सा कम्युनिस्ट यूएसएसआर का। दूसरा असर ये हुआ कि कई कंट्रीज को बाकी देशों पर भरोसा नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, लेकिन अभी भी पूरी दुनिया में शांति आई नहीं थी। लगातार कोल्ड वॉर के बढ़ते असर से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में युद्ध होते रहे, जैसे कोरियन वॉर और वियतनाम वॉर। तीसरा था आर्म्स रेस एंड मिलिटराइजेशन। दोनों ही सुप्रीम कंट्रीज एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पावरफुल हथियार बनाने में लगे हुए थे, जिसकी वजह से जो पैसे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाना था, उनका इस्तेमाल हथियार बनाने में किया जाने लगा, जिसका सीधा असर उन देशों पर पड़ा जहां इन पैसों को खर्च करना था। चौथा था फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री अलायंस। दोनों ही देशों ने मिलकर कई छोटे कंट्रीज के साथ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, जिसका बस एक ही एम था कि अगर ऑपोजिट ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी देश इनमें से किसी भी एक देश पर हमला करता है तो उसे पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर हमला माना जाएगा। ऐसे में यूएस ने बनाया नेटो, सीएटो जैसे कई ग्रुप्स। वही यूएसएसआर ने वार्सो पैक्ट रेडी किया, जिसमें अल्बानिया, बुल्गारिया, हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया जैसे और भी कई देश थे। पांचवा था रैपिड डीकोलोनाइजेशन, जिसके मुताबिक सोवियत ने उन सारे देशों को मदद की जिन्हें वेस्टर्न कंट्रीज ने अपना गुलाम बना रखा था, और रशिया के मदद से कई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को आजादी मिली। इतना ही नहीं, इसके बाद इन देशों को यूएसएसआर और अमेरिका ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए और अपनी ओर से इन कंट्रीज को कुछ ऑफर भी दिए, जैसे अपने मिलिट्री फोर्सेस को देना, अपने इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा बनना और यूनाइटेड नेशंस में सपोर्ट करना। छठा और अंतिम था इम्पैक्ट ऑन द डिसीजन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इस वॉर के दौरान यूनाइटेड नेशंस ने कोई भी फैसला मेरिट के दम पर ना लेते हुए दोनों सुप्रीम पावर के इशारे पर लिया करता था, जिस वजह से ये दोनों देश अपने फायदे के अकॉर्डिंग डिसीजंस लिया करते थे।